आई एम सॉरी, वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एंड हो गई थी, लाइव वीडियो। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सो आई थिंक देयर वाज अ टेक्निकल इशू। ओके, शुड वी रिज्यूम और ओके। ओके, हम रिज्यूम करते हैं अपना। वो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो वीडियो क्लोज हो गई थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हम जो है वो दोबारा अपना रिज्यूम करते हैं वीडियो को, लेक्चर को। तो बात ये हो रही थी कि वजूहात और रीजंस और कॉजेज़ क्या हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के, और और मज़ीद एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की थी कि कोई भी ट्रॉमा हो सकता है, कोई ब्लंट ट्रॉमा हो सकता है, कोई ब्लो हो सकती है आपके रिस्ट के ऊपर। आप जो है वो कोई भी ऐसी जो है वो ओवर यूज इंजरी है, रेपिटेटिवली आप कोई काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि ड्रिल मशीन्स होती हैं कुछ जिन जो वाइब्रेट करती हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे लेबरर्स या ऐसे वर्कर्स जो फैक्ट्रीज के अंदर या किसी भी कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करें, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है ये कार्पल टनल सिंड्रोम। उसके अलावा जो है वो कुछ ऐसी एसोसिएटेड कंडीशंस हैं जिसके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है। एक और बात जो बहुत अहमियत रखती है वो ये है कि यूनिलैटरल और बायलैटरल इन्वॉल्वमेंट। अगर तो यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट है तो हम लोकली उसको ट्रीट कर सकते हैं। हमारे जहन के अंदर क्लिक करता है कि कोई लोकल कॉज हो सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई एसोसिएटेड सिम्टम होगी तो वो अ, कोई ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, बट जब भी बायलैटरल सिम्टम आए, कोई पेशेंट आपके पास रिपोर्ट कर रहा है कि उसे बायलैटरल कार्पल टनल सिंड्रोम है, दोनों हाथों के अंदर एक साथ जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम है, दोनों के अंदर सिम्टम जो है वो रिपोर्ट करता है आपको नमनेस की, टिंगलिंग की। सो तब आपके जहन में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ कोई लोकल इशू नहीं हो सकता। देर मे बी अ सिस्टेमिक इशू। और जिस तरह रिसर्चेस जो हैं वो एविडेंस जो है वो ये शो करता है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें आपका जो कार्पल टनल सिंड्रोम है वो बहुत ज़्यादा एविडेंट है। और कुछ केसेस के अंदर जो है वो हमारे पास प्रेगनेंसी एसोसिएटेड भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर भी मोस्टली मदर्स को जो है वो बायलैटरल कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर जो है वो कैल्शियम जो है कैल्शियम डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है इस फ्लेक्सर रेटिनोक्यूलम के ऊपर। जो मैंने आपको बताया कि ये फ्लेक्सर रेटिनोक्यूलम है और ये एक्सटेंसर रेटिनोक्यूलम है। तो जो इस रेटिनोक्यूलम के अंदर जो है वो कैल्शियम डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। तो उसकी वजह से फिर जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं, मीडियन नर्व है पर्टिकुलरली, वो कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। कार्पल टनल सिंड्रोम की मैंने स्टार्टिंग में एक बात की थी कि समटाइम्स हम उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि ये कहीं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी ना हो, बिकॉज उसके सिम्टम्स कुछ मिक्स मिमिक करते हैं आपस में। सिम्टम्स में क्या आता है? टिंगलिंग है, नमनेस है, ठीक है। उसके अलावा समटाइम्स अगर नर्व कंप्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई है तो वो, और जो एक्सोन है नर्व का वो अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम हो जाए तो उसकी वजह से फिर बर्निंग सेंसेशन भी आती है। तो हम इसको जो है वो कार्पल टनल को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी से जो है वो किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तीन बेसिकली अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, उसके उन्होंने ही ये तीन टेस्ट्स भी रिकमेंड किए हैं, और उसके आगे हम उसकी जो मैनेजमेंट है हम उसको भी देखेंगे। टेस्ट्स को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर जो है वो जिस तरह बात की मैंने कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो बायलैटरली आएगी,
और उसके अलावा जो है वो आपके पास एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिससे हम चारकोट मैरीटूथ डिजीज़ भी कहते हैं। चारकोट मैरीटूथ डिजीज़ के अंदर बेसिकली ये होता है कि जो एक हमारी जेनेटिक एक मेकअप होता है उसके अंदर क्रोमोसोम 17 है, उसके अंदर हो जाती है म्यूटेशन। उस म्यूटेशन के नतीजे के अंदर भी जो है वो आपकी ये जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है वो थिक होना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा। उस थिकनेस की वजह से जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं और उन वो फिर मीडियन नर्व भी जो है वो प्राइमरीली कंप्रेस होती है और वो सिम्टम्स पे शो होते हैं, नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग, समटाइम्स जो है वो समटाइम्स ग्रिप, हैंड की जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाती है और जो थिनार आपकी एमिनेंस है, बिल्कुल थंब के नीचे जो मसल्स होते हैं ये वीक होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्रॉनिक जब ये कंडीशन हो जाएगी और परसिस्टेंट कंप्रेशन रहेगी मीडियन नर्व की, तो चूंकि मसल्स को सप्लाई ही नहीं जा रही, आप यूं कह लें कि जिस तरह एक वायरिंग होती है घर में और वो करंट सप्लाई करती है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, तो जब वो करंट ही नहीं आएगा तो आगे वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो जब सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से मसल्स भी एट्रोफी होना शुरू हो जाएंगे, पर्टिकुलरली द थिनार एमिनेंसेस। इस एट्रोफी की वजह से, इस वीकनेस की वजह से ग्रिप स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है इन पेशेंट्स में। इन पेशेंट्स के अंदर ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और दे आर अनएबल टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो ये बहुत एक हॉलमार्क्स भी हैं कि इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए भी हम जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये आया कि लोकल एक पैथोलॉजी है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, या कोई और पैथोलॉजी है जिस जो सिम्टम्स मिमिक कर रहे हैं। समटाइम्स जिस तरह मैंने बताया कि अगर C5 का एरिया है, जो हमारा C5 सर्वाइकल वर्टिब्रा है, अगर वो इन्वॉल्वमेंट हो उसकी, तो वो भी आपके यही तरह के सिम्टम्स, थंब के अंदर आपकी इंडेक्स फिंगर C5 और 6 का जो सेगमेंट है, क्योंकि एक मेंबर ने क्वेश्चन पूछा, इज कार्पल टनल syndrome cause any hand deformity? Yes, I have just elaborated it कि जब आपकी persistent मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन आती है और वो मुसलसल जो है वो आगे सप्लाई नहीं जा रही मसल्स को, तो आपके जो थिनार एमिनेंसेस हैं वो एट्रोफी होना शुरू हो जाती है उनकी, और उन वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, मस्कुलर बल्क उनका वेस्ट होना शुरू हो जाता है जब क्रॉनिसिटी और परसिस्टेंट जो एक कंप्रेशन जो है वो बिल्ट रहती है कार्पल टनल सिंड्रोम में, तो उसकी वजह से जो है वो एक अपरेंट तो हैंड डिफॉर्मिटी जनरेट होती है, बिकॉज आपका मस्कुलर जो है वो एट्रोफी हो रही है। सो वो एक अपरेंटली जो उसका डोमिन्योर है, उसकी जो अपीयरेंस है उसको तो वो चेंज कर देगा। ऑल्दो हम जिस तरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जिस तरह वो क्लॉ हैंड बन जाता है, या किसी और डिजीज के अंदर कोई ऐसी मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी आ जाती है, उस तरह की डिफॉर्मिटी नहीं कह सकते उसे, लेकिन एक ओवरऑल डोमिन्योर जो है वो आपके हाथों का वो डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व। तो इस वजह से फिर आपकी जो एवरीडे एडियल्स हैं जिनके अंदर ग्रिपिंग आ जाती है, आपकी कोई ऑब्जेक्ट लिफ्टिंग है, वो हैम्पर हो जाती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर बात हम जो है वो कर रहे थे डिस्टिंग्विश करने की। फिर उसके बाद जो है वो जो C5 C6 सेगमेंट है उसकी भी सिम्टम्स जो है वो आपकी थंब और आपके इंडेक्स फिंगर और सम हाउ आपके रिंग फिंगर्स में भी आती हैं, बिकॉज वही सेगमेंट आपका मीडियन नर्व की नर्व रूट है। ठीक है, तो जो नर्व कंप्रेस हो रही है कार्पल टनल सिंड्रोम में, अगर रूट नर्व रूट पर अगर कोई कंप्रेशन आएगी या लोकली पेरिफेरली नर्व पे कंप्रेशन आएगी, तो सिम्टम्स तो एक ही तरह के जनरेट होंगे। सो फिर हमें इवेल्युएट करना पड़ता है। तो इस इवेल्युएशन के लिए 3 टेस्ट बेसिकली जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टिनल साइन या टिनल टेस्ट है, मैनुअली भी किया जा सकता है, या हम हैमर जो हम यूज़ करते हैं। हम मैनेजमेंट के अंदर जो है वो अनिल गुरानी साहब ने जो है वो क्वेश्चन पूछा कि आई हैव सीन सम
authors suggesting slings to CTS patients. Is that any valuable in this case? देखें, जो कॉज है वहाँ पे वो है कंप्रेशन। अगर तो वो स्लिंग उस कंप्रेशन को डीकम्प्रेस करता है, या उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो उस कंप्रेशन को डीकम्प्रेस कर सके और उस नर्व के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसको हटा सके, ताकि जो नमनेस है, जो टिंगलिंग है, जो बर्निंग है, या जो मसल्स की एट्रोफी होना शुरू हो गई है, वो रुक जाए, कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, पेशेंट को जो है वो उसकी पेन के अंदर आराम आए, तो फिर तो हम वो स्लिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर तो वो स्लिंग सिर्फ आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है और कंप्रेशन को कोई ख़ास एड्रेस नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर स्लिंग लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंडली, सीटीएस यानी कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए काइनेजियो टेपिंग जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो बना सकूँ, बिकॉज़ अभी जो है वो एक मॉडल की अवेलेबिलिटी नहीं है मेरे पास, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो अलहदा से बनाकर अपलोड करूँ, जिसके अंदर जो है वो मैं कार्पल टनल सिंड्रोम की काइनेजियो टेपिंग जो है वो आपको बता सकूँ। डायबिटीज़ के अंदर जो है वो रिसर्च कहती है कि इसकी एसोसिएशन कम है, हो सकता है, लेकिन एज़ कंपेयर टू अदर डिजीज़ेज़ लाइक हाइपोथायरॉयडिज़म या हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिन पेशेंट्स के अंदर, उनके अंदर ये ज़्यादा एसोसिएशन है। बट डायबिटीज़ के अंदर हो सकता है, देयर इज़ अ चांस कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो जाए, बट एसोसिएशन थोड़ी सी कम है रिलेटिवली टू अदर हार्मोनल डिजीजेस। सो तीन हम बात कर रहे थे टेस्ट्स की। तीन टेस्ट होते हैं बेसिकली, हम इसको, एक है हमारा, दो इसके अंदर प्रोवोकेटिव है और एक जो है वो आपका रिलीविंग है, ठीक है। एक मैंने बताया कि टिनल साइन या टिनल टेस्ट है, जिसमें जो है वो आप जहाँ पर आपका ये जो आपकी बोन होती है पिसिफॉर्म, ठीक है, बिल्कुल इसके नीचे, ठीक है। अगर इसका लैंडमार्क देखना चाहें तो हमारी जो पाम्स हैं, जो हथेलियाँ हैं, उनके अंदर एक लाइन जा रही है जो जीम बना रही है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये लाइन जहाँ एंड होती है ना, ये आपकी पिसिफॉर्म बोन है, और इसके नीचे ही बिल्कुल आपकी जो है वो मीडियन नर्व पास कर रही है। जब जो क्लिनिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, या कोई भी मेडिकल हेल्थ के प्रोफेशनल जो कि कर रहा है एग्जामिन पेशेंट को, तो वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो टैप करता है, जोर से, जोर से स्ट्राइक करता है। तो इस स्ट्राइक के नतीजे में सिम्टम्स प्रोवोक होती हैं, ठीक है। पेशेंट अगर तो वहाँ पे कंप्रेशन होगी और आप ऊपर से मज़ीद स्ट्राइक करेंगे, तो वो नमनेस को प्रोवोक करेगा, टिंगलिंग को प्रोवोक कर देगा। तो ये चीज़, ये एक प्रोवोकेटिव टेस्ट हो जाएगा फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम। एन अदर प्रोवोकेटिव टेस्ट जो है वो आपका फैलेंस जो है वो टेस्ट है, ठीक है। पेशेंट को जो है वो हम गाइड करते हैं कि वो अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाए और एल्बोज को जो है वो, रिस्ट जो है वो एक्सटेंड करे और एल्बोज को एलिवेट करे लाइक दिस, ठीक है। ये भी प्रोवोकेटिव टेस्ट है, बिकॉज इसके अंदर जो है वो आप स्ट्रेच कर रहे हैं नर्व को, वो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, ऑलरेडी उसकी न्यूरोडायनामिक्स जो है वो डिस्टर्ब हुई हुई हैं, तो अगर आप मज़ीद उसको जो है वो स्ट्रेच करेंगे तो सिम्टम्स विल प्रोवोक। जो थर्ड टेस्ट है वो है रिवर्स फैलन, ठीक है। पहले अगर हम फैलन में अगर हमने इस तरह किया था, तो रिवर्स फैलन में हम जो है वो उसको उल्टा करेंगे, ठीक है। दोनों हाथों को उल्टा करके डॉर्सल सरफेसेस जो हैं उनको आपस में कांटेक्ट करेंगे और एल्बोज को नीचे गिराएंगे ताकि रिस्ट फ्लेक्शन हो। ये रिलीविंग है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आपने जो कंप्रेशन थी उसको डिकम्प्रेस किया। इमोबिलाइजेशन की बात हुई और एक क्वेश्चन भी आया कि इमोबिलाइज जो है वो हम कर सकते हैं। मैंने जिक्र किया कि इमोबिलाइजेशन जो है वो हम उस सूरत में करेंगे जब हमारी कंप्रेशन जो है वो डिकम्प्रेशन
डिकम्प्रेस कर रही हो, ठीक है। हमारा जो स्लिंग है या जो भी हमारा इमोबिलाइजर है, अगर वो उस चीज़ जो कॉज कर रहा है सिम्टम्स को, हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर मीडियन नर्व कंप्रेस हुई है, अगर तो उस स्लिंग के अंदर ये खासियत है कि वो वहाँ पर डिकम्प्रेशन जनरेट कर दे और सिम्टम्स जो है वो ख़त्म कर दे, तो फिर तो हम स्लिंग कर सकते हैं। बट इमोबिलाइज काइनेजियोटेपिंग जो है वो इमोबिलाइज नहीं कर रही, काइनेजियोटेपिंग जो है वो इमोबिलाइज नहीं कर रही, बेसिकली वो फैसिलिटेट कर रही है। जब आप काइनेजियो टेप अप्लाई करते हैं, काइनेजियो टेप के अंदर एक स्ट्रेच होता है, जब आप कार्पल टनल का जो एरिया है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, उसके ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं स्ट्रेच और फिर टेप अप्लाई करते हैं, तो वो एक उसका रिकॉइल इफेक्ट होता है। उस रिकॉइल इफेक्ट की वजह से वो स्किन और जो डीप अंदर फेशिया होता है उसको लिफ्ट कर देती है ऊपर। जब ऊपर उठा देगी तो अंदर से वो कंप्रेशन को हटा देगी, डिकम्प्रेस कर देगी। तो इस वजह ये फैसिलिटेशन है, काइनेजियो टेपिंग जो है वो इमोबिलाइज करने के लिए नहीं होती। एंड आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, आई एम सॉरी, जो रिवर्स फैलन था उसके अंदर जो है वो कंप्रेशन आएगी, आई एम सॉरी, मैं उसको तस्हीह करता हूँ। जो रिवर्स फैलन है उसके अंदर जो है वो कंप्रेशन आएगी, तो उसमें वो प्रोवोक हो जाएगा। और जो फैलेंस है उसके अंदर जो है, जो जिसमें हमने रिस्ट को फ्लेक्शन किया था, एक्सटेंड किया था, जिसके अंदर हमने रिस्ट को, उसमें जो है वो रिलीव होगी सिम्टम्स। ओके, फर्दर कार्पल टनल सिंड्रोम से रिलेटेड जो मैनेजमेंट है, वो बेसिकली जो हमने अभी किए, हम उसको एज अ मैनेजमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है उसके अंदर जो है वो उन्होंने 2 से 3 एक्सरसाइजेज जो हैं वो गाइड किए हैं, और कुछ रिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो गाइड किए हैं, जिसमें जो है वो हम जो मीडियन नर्व की कंप्रेशन की वजह से एक न्यूरोडायनामिक भी डिस्टर्ब हुई हुई है, उसकी एक न्यूरल शीथ के अंदर उसकी मोबिलिटी है वो भी डिसरप्ट हुई हुई है, तो वो जो है वो हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो जब हम मैनेजमेंट पेशेंट को गाइड करेंगे, कंजर्वेटिवली जो है वो उसको मैनेज किया जा सकता है। हम जो है वो सिम्टोमेटिकली भी उसको ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज कंप्रेशन की वजह से न्यूरल टिश्यू जो है वो इन्फ्लेम है, तो हम लोकली उसके ऊपर जो है वो आइस पैक या कोल्ड पैक अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हम गैलिटीज़ की बात करें तो सोनिक्स जो है वो पल्स्ड वेव के अंदर जो है वो अल्ट्रासाउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे फैटी टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबक्यूटेनियसली स्ट्रक्चर्स जो हैं वो वहाँ से पास कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वो हम पल्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम मैनुअली उसको ट्रीटमेंट अप्रोच की बात करें, तो वो हम सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ कर सकते हैं वहाँ पर। उसके अलावा जो है वो हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि अपनी एल्बो को जो है वो स्ट्रेट करे, ठीक है, और हाथ को जो है वो फ्लेक्स करे, ठीक है, रिस्ट को जो है वो फ्लेक्स करे लाइक दिस, और इस पोजीशन को जो है वो 15 to 20 सेकेंड जो है वो होल्ड करे। जब आपने एल्बो को स्ट्रेट करवाना है तो वो फुली एक्सटेंड ना करे एल्बो को, थोड़ा सा एल्बो को फ्लेक्स, स्लाइटली एल्बो जो है वो फ्लेक्स, और स्लाइटली जो है वो एल्बो फ्लेक्स होगी, और उसके बाद आपने रिस्ट को जो है वो फ्लेक्स करवाना है और ऑपोजिट हैंड से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें। ये पेशेंट को आप गाइड कर सकते हैं कि वो अपने घर पे भी ये खुद से कर सके। इस पोजीशन को स्लाइटली एक्सटेंड नहीं करना रिस्ट को। अगर आप मुकम्मल रिस्ट एल्बो एक्सटेंशन करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो रिस्ट फ्लेक्शन करेंगे, तो वो मज़ीद थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करेगा। जिस तरह हमने टेंशनर और स्लाइडर्स पढ़े थे न्यूरोडायनामिक्स के अंदर, उसी तरह बेसिकली ये वही है कि आपने एक पॉइंट से जो है वो थोड़ा सा नर्व के ऊपर से टेंशन रिलीज करना है और दूसरी तरफ से जो है वो उसे ग्लाइड देनी है। बेसिकली ये वही कंसेप्ट है।
फिर उसके बाद जो है वो हम सेम इसी तरह दूसरी एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करेंगे। जिस तरह हमने जो है वो एल्बो स्ट्रेट रख के रिस्ट फ्लेक्शन की थी, नाउ हम जो है वो रिस्ट एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर होगा कि हमने एल्बो को फुली एक्सटेंड नहीं करना। हमने जो है वो एल्बो को फुली एक्सटेंड नहीं करना, स्लाइटली जो है वो एल्बो फ्लेक्स रहेगी और रिस्ट को हम एक्सटेंड करेंगे। इस पोजीशन को भी जो है वो हम 15 टू 20 सेकंड्स मेंटेन करेंगे और 5 टू 10 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम जो है वो जो नर्व है उसको डिसेंसिटाइज कर रहे हैं। ठीक है, जब कंप्रेस नर्व जो है वो अपने रूट में कहीं भी पेरिफेरली कंप्रेस होती है तो एक सेंसिटाइजेशन जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, जिसको हम हाइपरल्जीजिया या एलोदीनिया भी कहते हैं। ठीक, सो वो पेन कॉजिंग होती है और वो सेंसिटाइजेशन जो है वो आपके सिम्टम्स कॉज करती है। तो जब हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं, एक तो हम उस नर्व को, उस नर्व की जो मोबिलिटी है, उसकी न्यूरल शीथ के अंदर जो उसकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हुई है, एक तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और दूसरा हम जो है वो उस नर्व को डिसेंसिटाइज भी कर रहे हैं। डिसेंसिटाइज जो है वो इसलिए कर रहे हैं ताकि नर्व जो है वो जो कॉज कर रही है सिम्टम वो रिलीव हो सके। उसके अलावा जो रिस्ट मूवमेंट्स हैं, जो रिस्ट मूवमेंट्स या हम कह लें कि जो फिस्ट हम बनाते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर, वो दो तरह से अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी उन्होंने दो तरह से रिकमेंड की है कि पेशेंट, जिस तरह हम होम प्लान देते हैं पेशेंट्स को, हम वो गाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को जो है गाइड करेंगे कि हाथ को जो है वो सीधा अपनी तरफ कर ले या सीधा रखे एंड देन मेक अ फिस्ट लाइक दिस। पहले फिंगर्स को फ्लेक्स करे लाइक दिस एंड होल्ड देयर फॉर 5 सेकेंड्स एंड देन मेक अ फिस्ट लाइक दिस और होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स। जब और फिर हाथ को खोलना भी इसी तरह है कि पहले जो है वो पाम जो है वो आपने एक्सपोज करनी है और देन फिंगर्स को एक्सटेंड करना है, फिर इनको बंद करना है और फिर फिस्ट बनानी है। एक तो ये अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो है उनकी गाइडलाइंस के अंदर आता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को इस तरह जो है वो फिस्टिंग बनवाई जाए। ये भी बेसिकली एक तरह से डिसेंसिटाइजेशन एक्सरसाइजेज ही हैं, क्योंकि आपकी मीडियन नर्व जो है वो स्प्राउट करती है और फिर आपके जो है वो थंब को, आपकी इंडेक्स फिंगर को और जो आपकी लेटरल जो हाफ ऑफ द मिडिल फिंगर है उसको सप्लाई करती है। सो जब आप फिस्टिंग इस तरह करेंगे तो वो जो स्प्राउटिंग हुई हुई है उनके अंदर भी डिसेंसिटाइजेशन होगी और वो भी जो है वो पेन को रिलीव करेंगी। दूसरी जो फिस्टिंग एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने पेशेंट को करना है कि वो फिस्ट जो है वो पहले हमने फिंगर्स को फ्लेक्स किया था टोटली, जो जितने भी मीडियल प्रॉक्सिमल इन डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स थे वो फ्लेक्स थे और फिर हमने फिस्ट बनाई थी। इसमें जो है वो आपने अपने इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स को जो आपने एक्सटेंड ही रखना है और आपने मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट को जो है वो फ्लेक्स करना है लाइक दिस और फिर इस तरह बंद कर लेना है। ठीक है, पहले हमने जो है वो पूरी फिंगर्स को फ्लेक्स करके देन हमने फिस्ट बनाई थी। अब जो है वो आपने उसको मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट्स को जो है वो फ्लेक्स करना है और देन उसके बाद जो है वो आपने उसको बंद कर लेना। ठीक है जी। ये बेसिकली कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस मेरी नज़र से गुजरे थे, वो ये थे कि पहला जो था कि एल्बो को क्यों, क्वेश्चन पूछा गया कि एल्बो जो मैंने पहले एक्सरसाइजेज बताई हैं जिसके अंदर हमने एल्बो को थोड़ा सा एक्सटेंड किया था और फिर हमने रिस्ट को फ्लेक्स किया था या एक्सटेंड किया था, उसके अंदर एल्बो को फुली एक्सटेंड क्यों नहीं करना। एल्बो को फुली एक्सटेंड इसलिए नहीं करना क्योंकि नर्व की कंप्रेशन की वजह से जो उसकी न्यूरल के अंदर न्यूरल मोबिलिटी है, न्यूरोडायनेमिक्स है, वो डिस्टर्ब है। जिस तरह हम एसएलआर के अंदर करते थे कि या तो थोड़ा नी को फ्लेक्स करवा लेते थे या हिप को थोड़ा सा फ्लेक्स करके एसएलआर करवाते थे ताकि एक पॉइंट से जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए नर्व,
ताकि हम उसकी जो टेंशनर्स या स्लाइडर्स हैं वो अप्लाई कर सकें। न्यूरोडायनामिक्स के अंदर भी हम इस तरह करते थे कि जब हम मीडियन नर्व की न्यूरोडायनामिक करते थे, यहाँ तो हेड को साइड फ्लेक्शन करवा देते थे ऑपोजिट या सेम साइड पे, ताकि नर्व की जो थ्रू आउट द रूट उसकी एक लेंथ है वो हम अचीव कर सकें, उसको एक तरह से स्ट्रेच कर सकें नर्व को। तो बेसिकली यही एल्बो की फुली एक्सटेंडेड ना करने की वजह भी है कि अगर हम फुली एक्सटेंडेड करेंगे तो वो उसकी हो सकता है पेन को थोड़ा सा एग्रेवेट कर दे, तो दैट्स वाई हम उसको स्लाइटली फ्लेक्स रखेंगे। कार्पल टनल सिंड्रोम और थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम का डिफरेंस जो है वो पूछा गया। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के अंदर जो है ना, वो जो आपका स्केलिनीज मसल्स हैं वो भी टाइट होंगे। आपका स्केलिनीज है, आपका पेक्टोरलिस मेजर मसल्स हैं, ये जो मसल ग्रुप्स हैं ये आपको टाइट मिलेंगे, बहुत स्टिफ मिलेंगे, क्योंकि यहीं से आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस पास कर रहा है, आपकी जो है वो मेजर नर्व्स और वेन्स जो है वो पास कर रही हैं। तो जब आप थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के अंदर जब आप लोकल एग्जामिनेशन करेंगे, जनरल एरियाज का जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें भी मिलेंगी, मसल टाइटनेस है। लेकिन कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर और थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के अंदर जो है वो आपको सिर्फ हैंड के अंदर जो है वो सिम्टम्स नहीं मिलेंगी। हो सकता है आपको जो है वो शोल्डर के अंदर भी पेन जो है वो रिपोर्ट करे पेशेंट, आपको जो है वो थ्रू आउट द आर्म जो है वो रेडिएटिंग पेन जो है वो रिपोर्ट करे पेशेंट, ठीक है। लेकिन कार्पल सिंड्रोम के मोस्टली लोकलाइज्ड सिम्टम्स होती हैं जो कि रिस्ट से स्टार्ट होती हैं और वो हैंड के अंदर जो है वो रेडिएट करती है, आपकी टिंगलिंग, आपकी नमनेस, आपकी जो बर्निंग सेंसेशन है। और थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के अंदर एविडेंट नहीं है कि जो ग्रिपिंग एक्टिविटीज़ हैं वो हैम्पर हों, वो डिस्टर्ब हों। लेकिन कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर जो है वो एविडेंट है, और ज़्यादातर पेशेंट्स जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि जब हम कोई एक्सटेंसिवली कोई चीज़ लिखते हैं, या हम कोई चीज़ कैरी करते हैं, या बैग अपने हाथ में उठाते हैं, या ऑफिस वर्कर्स के अंदर अगर ये अपना वो बैग कैरी करके जाते हैं, तो वो उनके लिए पेनफुल होता है। कोई भी चीज़ कैरी करके रखना उनके लिए पेनफुल है। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर ज़्यादा एविडेंट होगा। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम के अंदर जो है वो आपको और दूसरी सिम्टम्स जो है वो मिलेंगी, लाइक आपकी जो स्केलेनीज मसल है, आपके मैंने बताया, आपके जो है वो ये जो अपर क्वाड्र आपका है ना क्वाड्रेंट, उसके अंदर मसल्स की आपको देखना पड़ेगा कि वो टाइट तो नहीं, उन्हीं की टाइटनेस की वजह से जो उनके दरमियान में से जो स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं ना वो कंप्रेस हो जाते हैं। सो दैट्स वाई जो है वो आपको सिम्टम्स थोड़ी सी डिफरेंट मिलेंगी, आपकी शोल्डर आर्म के अंदर रेडिएटिंग जो है वो पेन उस तरह की मिलेगी। एक क्वेश्चन और पूछा गया उसके अंदर कि रिलायबल कौन सा टेस्ट है। जो मैंने आपको 3 टेस्ट बताए हैं, एक टिनल साइन या टिनल टेस्ट है, एक फैलन्स है, एक रिवर्स फैलन टेस्ट है। ये बेसिकली इनकी रिलायबिलिटी जो है वो अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी, मैं बार बार अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इन्होंने ही गाइडलाइंस निकाली हैं कार्पल टनल सिंड्रोम की मैनेजमेंट की। सो दैट्स व्हाई आई एम रेफरेंसिंग देम अगेन एंड अगेन। तो ये जो 3 टेस्ट हैं, टिनल टेस्ट, फैलन्स टेस्ट, और फैलन्स टेस्ट की ही दूसरी मॉडिफिकेशन है रिवर्स फैलन। तो यही 3 टेस्ट बेसिकली हम सिम्टम्स प्रोवोकेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और रिलीविंग के लिए कंप्रेस करके देखते हैं लोकली कि वहाँ पर कोई सिम्टम्स प्रोवोकेट हो रहा है या नहीं। जो लेकिन जो रिसर्च कहती है वो टिनल जो टेस्ट है वो उसकी ज़्यादा रिलायबिलिटी, क्योंकि आप लोकली जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं मीडियन नर्व के पॉइंट के ऊपर। ये जो है वो हमने थोड़ा कार्पल टनल सिंड्रोम को जो है वो डिस्कस किया कि कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है, उसके अंदर क्या होता है। मीडियन नर्व कंप्रेस होती है, फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम जो है वो इन्फ्लेम होता है, उसकी सिम्टम्स जो है वो नमनेस, टिंगलिंग, और सारी जो है वो बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। हैंड डिफॉर्मिटी में हमने देखा कि एज सच तो कोई हैंड डिफॉर्मिटी नहीं होती, लेकिन परसिस्टेंट नर्व कंप्रेशन की वजह से आपके जो थिनार मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा परसिस्टेंट और क्रॉनिक कंप्रेशन हो तो वो एट्रोफी भी होना शुरू हो जाती है। सो वो एक अपेरेंट डेमिन्योर जो है
वो तो डिस्टर्ब हो जाता है हैंड का, लेकिन कोई एज सच मस्कुलोस्केलेटल एबनॉर्मेलिटी नहीं आती। फिर हमने कुछ एसोसिएटेड कंडीशंस देखी जिनके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो एविडेंट है, और कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो बहुत ज़्यादा अकरिंग है उन कंडीशंस के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो आपका हाइपोथायरॉयडिज्म है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जब होंगे तो कैल्शियम डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है आपके सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर बेसिकली कि कैल्शियम डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर। तो ये जो फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम है, दिस इज ये भी आपका एक फाइब्रस सॉफ्ट टिश्यू है। तो इसके अंदर जब कैल्शियम डिपोजिशन होगी तो वो आपकी जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं उनको कंप्रेस करेगी। फर्दर हमने देखा कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड हो सकता है। यूनिलैटरल और बायलैटरल की हमने थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन देखी कि यूनिलैटरल जो है वो लोकल सिम्टम्स को जो है वो हमारे क्लिक करेगा कि लोकलाइज्ड कोई इशू है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई ओवर यूज इंजरी हो सकती है, रेपिटेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अगर बायलैटरल होगी तो हम लोकल साइंस एंड लोकल जो है वो कॉज को भी देखेंगे, और साथ में कोई सिस्टेमिक इशू भी हो सकता है। जिस तरह हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर जो है वो आपको यूनिलैटरल नहीं बल्कि बाइलैटरल टनल सिंड्रोम जो है वो आएगा। फर्दर उसके बाद हमने एक डिजीज़, एक बहुत पर्टिकुलर डिजीज़ की बात की जिसके अंदर एक जेनेटिक डिसऑर्डर आता है जिसको हम चारकट मैरिटोथ डिजीज़ कहते हैं, जिसके अंदर आपका क्रोमोसोम 17 जो है वो उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। उसकी वजह से भी कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। तो वो अगर इस तरह की कोई कंडीशन होगी, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम हो गई, तो अगर लोकलाइज्ड ट्रीटमेंट जो है वो उसके अंदर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, तो हमें फिर अंडरलाइंग कॉज जो है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो अंडरलाइंग कॉज को जब तक हम ट्रीट नहीं करेंगे तब तक हमारी सिम्टम्स जो है वो रिलीव नहीं होंगी। देन उसके बाद जो है वो हमने इवेल्युएशन की बात की, एग्जामिनेशन की बात की, जिसके अंदर हमने 3 टेस्ट बताए। एक जो है वो 2 प्रोवोकिंग सिम्टम्स प्रोवोकेशन टेस्ट थे, एक रिलीविंग टेस्ट था। टनल टिनल साइन या टिनल टेस्ट के अंदर भी जो है वो हमने मीडियन नर्व जहाँ से पास कर रही है उसके ऊपर हमने स्ट्राइक किया, ठीक है। जो एग्जामिनर है या कोई फिजियोथेरेपिस्ट है वो स्ट्राइक करेगा विद योर फिंगर भी हो सकता है, विद एनी सॉर्ट ऑफ हैमर हो सकता है, जो हम रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए करते हैं। अगर तो सिम्टम्स प्रोवोक हों या एग्रेवेट हों तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि कार्पल टनल सिंड्रोम है। और दूसरा फैलेंस टेस्ट था, ठीक है। एक रिवर्स फैलन था और एक फैलन था, जिसके अंदर हमने पाम्स को एक दूसरे के साथ जोड़कर हमने रिस्ट एक्सटेंशन की थी और एल्बोज को ऊपर उठाया था। इसके अंदर जो है वो सिम्टम्स बढ़ेंगी क्योंकि आपने जो है वो नर्व को स्ट्रेच कर दी है, और सिम्टम्स जो है वो कम होंगी, सॉरी, ठीक है। और दूसरे के अंदर जो रिवर्स फैलन है, इसके अंदर जो वो आपने कंप्रेशन कॉज कर दी है, आप कंप्रेशन कॉज कर रहे हैं बेसिकली। जब आप कंप्रेशन कॉज करेंगे तो वो सिम्टम प्रोवोकेट होंगी, और जब आप जो है वो डिकम्प्रेस करेंगे तो सिम्टम जो है वो कम होगी। फिर उसके बाद हमने जो है वो मैनेजमेंट की बात की। हमने जो है वो 2 से 3 एक एक्सरसाइजेज थी और कुछ फिस्टिंग मूवमेंट्स थी, ठीक है। तो इन तमाम जो मैनेजमेंट एक्सरसाइजेज हैं इनका मकसद जो है वो ये है कि जो डिसेंसिटाइज करना है उस पेरिफेरल सेंसिटाइजेशन को, जो कि हाइपरएल्जीजिया या एलोदीनिया कॉज कर रही है। जो नर्व कंप्रेशन है, अब इसके प्रोग्नोसिस की बात करते हैं। बेसिकली ये डिपेंड करता है नर्व कंप्रेशन जो है वो किस एक्सटेंट की है। जिस तरह एक कॉमन एक क्लासिफिकेशन है नर्व कंप्रेशन की, जिसके अंदर जो है वो न्यूरोटोमेसिस, न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस और न्यूरोटोमेसिस जो है वो आता है। अगर तो सिर्फ न्यूरोप्रेक्सिया है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो सिर्फ माइनर कंप्रेशन है, कोई ज़्यादा नहीं है, कुछ ज़्यादा नहीं है। और जो एक्सोनोटोमेसिस है वो आपकी एक्सोनल लेवल तक कंप्रेस कर रही है, और जो न्यूरोटोमेसिस है वो कंप्लीट नर्व जो है वो डिसरप्ट हो चुकी है उसके अंदर। तो डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ प्रेशन कितना है, उसकी बेस के ऊपर हम उसका प्रोग्नोसिस जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि अगर तो बहुत माइल्ड या मॉडरेट कंप्रेशन है नर्व के ऊपर, और सिम्टम्स भी जो हैं वो इतनी ज़्यादा एग्रेवेटेड नहीं हैं, सो अगर हम उसको ट्रीट करें, कंजर्वेटिवली भी ट्रीट कर सकते हैं या एक्सरसाइजेज या मैनुअल थेरेपी से भी ट्रीट कर सकते हैं, सो उसका प्रोग्नोसिस फिर उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर जो है वो एक्सटेंसिव कंप्रेशन है
और बहुत ज़्यादा जो है वो कम वहाँ पर जो है वो सिम्टम्स एग्रावेट हो चुकी हैं, तो उसमें फिर जो है वो फिर प्रोग्नोसिस भी उतना ही ख़राब होगा, उतना ही जो है वो डिलेड होगा। जहाँ तक बात है सर्जरी की, तो कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर जो है वो सर्जरी उसी सूरत में रिक्वायर्ड होती है जब वहाँ पर कैल्शियम की जो सिस्टेमिक डिजीज़ हैं जिस तरह हाइपोथायरॉयडिज्म या चार्कोट मेरिटोथ डिजीज़, इन तरह इस तरह या प्रेगनेंसी एसोसिएटेड जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, उसके अंदर जितना ज़्यादा उस सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन होगी और वो जितना ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाएगा और जितना ज़्यादा वो हार्डन होगा, वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को उतना ज़्यादा कंप्रेस करेगा। और मैनुअली थ्रू एक्सरसाइजेज या थ्रू अदर मोडालिटीज़ उस वहाँ पर फिर डिकम्प्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। उस सूरत के अंदर फिर सर्जरी इंडिकेटिव हो जाती है कि वहाँ पर जो है वो फिर इन्वेसिव प्रोटोकॉल जो है वो अपनाया जाए ताकि वहाँ पर नर्व के ऊपर से कंप्रेशन जो है ना वो हटाई जा सके। सर्जरी जो है वो सिर्फ इस सूरत में फ़ायदेमंद है कि वहाँ पर जो है वो आप मैनुअली या थ्रू एक्सरसाइजेज या थ्रू काइनेजियो टेपिंग जो है वो आप डिकम्प्रेशन ना कर पा रहे हो, नर्व की कंप्रेशन जो है वो परसिस्ट कर रही है। सो ये कार्पल टनल सिंड्रोम से रिलेटेड जो है वो एक ओवरव्यू था। मज़ीद देयर इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस सर्जरी से के हवाले से क्वेश्चन आया है वो मैंने आंसर कर दिया। ब्लड प्रेशर एग्रेवेट द CTS एज सच मेरी नज़र से ऐसी कोई स्टडी या ऐसी कोई लिटरेचर नहीं गुजरा जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली सिर्फ ब्लड प्रेशर और कार्पल टनल सिंड्रोम का जो है वो आया हो, और ना ही ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन बजाते खुद कोई ऐसी एसोसिएटिव कंडीशन है जिसके अंदर कोई ऐसी हो कि कार्पल टनल सिंड्रोम उसके साथ एसोसिएटेड है। सो मेरी नज़र से ऐसी कोई लिटरेचर या ऐसा कोई रिसर्च आर्टिकल जो है वो नहीं गुजरा कि ब्लड प्रेशर के साथ क्या एसोसिएशन है कार्पल टनल सिंड्रोम की। सो आई होप कि ये जो सेशन है वो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए और जितने भी जो है वो जिन्होंने ये सेशन अटेंड किया। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। इफ़ देयर आर फर्दर क्वेश्चंस आई वुड बी वेरी glad to answer them. ओवरवेट जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो है वो देखें, जो आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है वो इन्फ्लेम है, ठीक है, ड्यू टू एनी कॉज, ठीक है, वो इन्फ्लेम है। अब उस इन्फ्लेमेशन की वजह से मीडियन नर्व के ऊपर कंप्रेशन आ रही है। पूरे दिन के अंदर जब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं तो आपके जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो फ्लैश आउट होते रहते हैं उस एरिया से, ठीक है, उस एरिया से फ्लश आउट होते रहते हैं थ्रू आउट द डे एक्टिविटीज़ जब होती हैं। तो उसकी वजह से पूरा दिन में शायद इतनी पेन पेशेंट को नहीं फील होती, बट जब रात को वो स्टैटिक होते हैं, वो मूवमेंट नहीं कर रहे होते, तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है वो वहाँ पर अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर इन्फ्लामेशन ज़्यादा होती है। सो दैट्स वाई वो रात को जो है वो ज़्यादा पेन उनको फील होती है और वो सफ़र करते हैं उस पेन से रात को, कार्पल टनल सिंड्रोम वाले। एक और क्वेश्चन आया है कि इन हाँ यस, बिकॉज हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर जो है वो अगर आप अंडरलाइंग कॉज ट्रीट नहीं करेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर बेसिकली यही हो रहा है ना कि थायराइड आपके कैल्शियम की रेगुलेशन करता है बेसिकली, उसकी डिपोजिशन को और उसकी एब्जॉर्प्शन को जो है वो करता है एड्रेस। तो अगर थायराइड का डिसफंक्शन है या उसके अंदर मसला है तो कैल्शियम की डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगी आपकी सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर।
तो अगर तो आप थ्रू मेडिकेशन या थ्रू फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन अगर उस चीज़ को एड्रेस कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ठीक है। अदरवाइज़ फिर हमें सर्जरी ही की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज़ अगर आप किसी और मीन से, सर्जरी सिर्फ उसी वक़्त इंडिकेटिव है कि जहाँ पर कंप्रेशन आप मैनुअली फिजियोथेरेपी से या एक्सरसाइज से या किसी भी और जो अल्टरनेटिव इंटरवेंशन है उससे ना उसको डिकम्प्रेस कर पाएँ, देन जो है वो आप सर्जरी की तरफ जाएँ, ठीक है? थैंक यू सो मच। ठीक है जी। सो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप कि मैंने हक अदा किया है। अगर किसी कोई मैं वो को एक बीच में बात की हमारी कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए जो काइनेजोटेपिंग है, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा विद इन अ डे मैं जो हूँ वो उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊँ और फिर उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप भी जो है वो अगर कोई कार्पल टनल सिंड्रोम का पेशेंट होता है तो आप जो है वो उसको काइनेजोटेपिंग जो है वो अप्लाई कर सकें। सो दैट इज़ फॉर मी। थैंक यू सो मच